अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। सुप्रभात, स्वागत है आपका कार्यक्रम की ताजा कड़ी में। मैं हूं आपके साथ जहरा शान। हर रोज अन्नदाता कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती और उससे जुड़े विषयों पर रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। छत पर खेती की तकनीक व लाभ पर जानकारी। ब्रोकली की उन्नत प्रभेद एवं रोपाई तकनीक पर जानकारी। बढ़ता तापमान, दूषित वातावरण, ताजे और स्वस्थ फल सब्जियों के अभाव के कारण शहरी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि आप छत पर टेरेस गार्डन स्थापित करेंगे तो इन सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। परंतु ये सब कैसे करें, इसके लिए देखिए अन्नदाता की ये विशेष प्रस्तुति। आज के अंश में देखेंगे कि टेरेस गार्डन में उपयोग होने वाले औजार, उपयुक्त फसल एवं फसल चक्र तथा बीज दर, बुआई एवं रोपाई के बारे में। प्रयुक्त होने वाले औजार: खुरपी, कुदाल, रोजकेन, हैंड स्प्रेयर, गेडिंग होज, जूट की रस्सी, बांस की फट्टी इत्यादि इसमें प्रयुक्त होते हैं। आवश्यक सामग्री: विश्वसनीय स्थान से गुणवत्ता युक्त बीज, खरपतवार पत्थर रहित, अवघटित पदार्थ रहित अच्छी मिट्टी होनी चाहिए। अच्छी प्रकार सड़ी हुई जैविक खाद, नदी की बलुई मिट्टी, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, कवकनाशक दवाएं, आवश्यक जैविक पदार्थ जैसे नीम तेल, नीम केक, नीम पाउडर, पंचगव्य इत्यादि। टेरेस गार्डन की शुरुआत कैसे करें? बुआई में उपयोग होने वाले कंटेनर, गमले अच्छी तरह से धोकर उनमें जल निकास के लिए छिद्र बनाना चाहिए। चयनित पौधों के लिए उपयुक्त मिट्टी लाएं एवं मिट्टी में खाद को हाथ या खुरपी से मिलाएं। कंटेनर में ऊपर से 1 इंच जगह छोड़कर मिट्टी के मिश्रण को हल्के हाथों से ढीला भराई करें। जहां पर सब्जियों का रोपण करना हो वहां पर उथले गमले या पाट का प्रयोग करना चाहिए। उसमें 1 भाग मिट्टी, 1 भाग कंपोस्ट, 1 भाग बालू का प्रयोग करना चाहिए। तथा जहां पर सीधे बीज की बुआई करनी है वहां पर बुआई के बाद तुरंत सिंचाई करना चाहिए और बुआई के बाद ऊपर से घास या पुआल की परत बिछा देनी चाहिए। बीज जमने के बाद इस परत को हटा देना चाहिए। अधिकतर सब्जियों के नर्सरी पौधे 1 माह में रोपण हेतु तैयार हो जाते हैं। कुछ सब्जियों के बीज की सीधे बुआई करते हैं। इस तरह के बीजों को चयनित बर्तन व पॉलीथीन बैग में बोते हैं। प्लग ट्रे, जो कपनुमा खाके की संरचना से बनी ट्रे होती है, जो कि 2 से 3 इंच गहरी तथा जल निकास छिद्र वाली होती है। नर्सरी उगाने के कार्य में यह सबसे उपयोगी है। 1/4 भाग कंपोस्ट खाद को भरकर 1 प्याले में 1 बीज बोते हैं। उसके बाद सिंचाई एवं अन्य क्रियाएं की जाती हैं। कुछ बीजों को सीधे बुआई की जाती है तथा उनको चयनित पाट व पॉलीथीन बैग में ही बुआई करना चाहिए। जितना बीज का आकार हो उससे दुगने या तिगुने के अंदर बीज की गहराई होनी चाहिए। अधिकतर सब्जियों के बीज को सीधे कंटेनर में बुआई करते हैं तथा बैंगन, मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज के 30 से 40 दिन पुराने पौधों को कंटेनर में रोपण करते हैं।
और इनकी नर्सरी पौधशाला पके मिट्टी के बर्तन या पैन में उगाते हैं तथा एक स्वस्थ नर्सरी पौध को एक कंटेनर में उगाते हैं। यदि सीधे बुआई करनी है तो एक कंटेनर में 2 से 3 बीज की बुआई करते हैं। बीज उगने के बाद एक स्वस्थ पौधे को छोड़कर सबको निकाल देते हैं। फसलों का चुनाव एवं उगाना। कुछ प्रमुख सब्जियों की बुआई के समय धूरी, तुड़ाई एवं उत्पादन संबंधित जानकारी इस प्रकार है। फसल चक्र। सामान्यतः सभी सब्जियां एवं मसाला फसलें तीनों मौसमों खरीफ, रबी एवं जायद में उगाते हैं। उसके अनुसार फसल चक्र इस प्रकार अपनाना चाहिए। मई जून से सितंबर अक्टूबर तक उगाई जाने वाली सब्जियां इस प्रकार हैं। सितंबर अक्टूबर से नवंबर दिसंबर तक उगाई जाने वाली सब्जियां इस प्रकार हैं। दिसंबर जनवरी से मई जून तक उगाई जाने वाली सब्जियां इस प्रकार हैं। इसके अतिरिक्त बहुवार्षिक फसलें, जिसमें सब्जियों के अंतर्गत सहजन, सब्जी केला, फल में नींबू, पपीता, अमरूद तथा मसाले में अदरक, हल्दी। छत के लिए उपयुक्त फलों की खेती, इसमें कागजी नींबू, पपीता और अमरूद उपयुक्त हैं। छत के लिए रोपण वाली सब्जियों के अंतर्गत टमाटर, बैंगन और मिर्च उपयुक्त मानी जाती हैं। सीधी बुआई वाली सब्जियों के तहत छत के ऊपर बुआई के लिए पालक, मूली, शलजम, लौकी, चौलाई, नेनुआ, करेला, भिंडी, खीरा, कुम्हड़ा उपयोगी होती हैं। छत पर उपयुक्त मसाले की फसलों के अंतर्गत हल्दी, धनिया और मेथी की खेती की जाती है। छत के लिए उपयुक्त औषधीय फसलों में अगाथी, अश्वगंधा, घृतकुमारी, ओमावली, नींबू घास की खेती करते हैं। छत के लिए उपयुक्त फलों की खेती के अंतर्गत फलों की प्रजातियां और बुआई दूरी इस प्रकार है। कार्यक्रम के आज के अंश में बस इतना ही। इस विषय पर और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कल के कार्यक्रम में। सब्जियों में ब्रोकली की मांग एवं लाभ को देखते हुए इसकी खेती करने की चाहत बहुतों में बढ़ी है, लेकिन बहुत कम लोगों को इसकी उन्नतिशील प्रजातियां एवं रोपण तकनीक जानकारी होगी। लेकिन मत होइए आप लोग निराश। इस विषय पर जानकारी के लिए देखिए ये प्रस्तुति। ब्रोकली एक महत्वपूर्ण गोभी वर्गीय फसल है, जिसका बाजार में अधिक मूल्य, अधिक मांग के कारण ब्रोकली की खेती का क्षेत्रफल काफी बढ़ा है। इसकी खेती में तकनीकी प्रबंधनों एवं वैज्ञानिक संस्तुतियों की विशेष आवश्यकता होती है, और जिन किसान भाइयों ने इसकी नर्सरी डाली होगी, इसकी रोपाई की उन्नत तकनीकियों को अपनाया होगा, परंतु भूलवश वह इसकी खेती में साधारण तरीके से रोपाई कर बिना भूमि तैयार किए असंतुलित मात्रा में खाद उर्वरकों का भी प्रयोग कर रोपण का कार्य कर देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है खरपतवारों की अधिकता तथा खादों उर्वरकों की कमी के कारण पौधों की बढ़वार वृद्धि कम होने के कारण प्रति एकड़ कम उपज की प्राप्ति होती है।
1 एकड़ ज़मीन पर ब्रोकली का खेती कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने 6 बेड 4x20 का बिचड़ा तैयार करने के लिए, जिसमें करीब 30,000 के लगभग पौधा उसमें मैंने निकाला हूँ। और 1 एकड़ ज़मीन में ब्रोकली लगाने के लिए 25,000 पौधा की ज़रूरत पड़ती है। और 1 एकड़ ज़मीन में रोपाई के लिए, उस ज़मीन को तैयार करने के लिए हमको अच्छी तरह से उसको जुताई करना पड़ता है। 10 ट्रैक्टर गोबर उसमें डालना पड़ता है। गोबर डाल के उसको अच्छी तरह से जुताई कर लेते हैं। जुताई करने के बाद उसमें 15 से 20 केजी DAP, 15 से 20 केजी फॉस्फेट, 15 से 20 केजी पोटास का मिक्सचर उसको समान मात्रा में सब तरफ फैला देते हैं और उसको पाटा से बढ़िया से समतल बना करके उसमें हम लोग फिर दर तैयार करते हैं। 1 से 1.5 फीट मोटा रहता है। और हम लोग का एरिया में तो थोड़ा पानी का कमी के कारण हम लोग 4x4 का छोटा छोटा कियारियां बनाते हैं और उसमें हम लोग ये ब्रोकली का पौधा को लगाते हैं। ब्रोकली का पौधा लगाने का दूरी वही 1 से 1.5 फीट होती है। पौधा से पौधा की लंबाई 1 से 1.5 फीट और दर वाइज लगाते हैं। लाइन से लाइन वो भी 1 से 1.5 फीट ही होती है, उसकी दूरी लगाते हैं 1 से 1.5 फीट के अंदर। और उसके बाद पौधा लगाने के करीब 8 से 10 दिन के बाद, पौधा लगाने के बाद तो पहले उसको सिंचाई कर देते हैं कि सिंचाई हो जाती है। उसके बाद आवश्यकता अनुसार सिंचाई देते ही रहते हैं। और 8 से 10 दिनों के बाद उसमें हम लोग कोड़ा लगाते हैं। कोड़ा लगाने के बाद उसे 1 दिन छोड़ देते हैं और उसके बाद उसमें यूरिया 2 से 3 ग्राम पौधा से 2 से 3 इंच की दूरी पर गिरा देते हैं यूरिया को। उसके बाद उसमें मिट्टी फिर चढ़ा देते हैं और उसके बाद पटवन कर देते हैं। इस प्रकार से मेरा ब्रोकली लगभग 2 महीना में तैयार हो जाती है। और ब्रोकली तैयार होने के समय में यही बीच बीच में ध्यान देते रहना पड़ता है कि कीटनाशक वगैरह जिस हिसाब से उसमें आवश्यकता पड़ती है उस हिसाब से कीटनाशक देना पड़ता है, विटामिन देना पड़ता है, ताकि मेरा पौधा अच्छी तरह से बनी सही सलामत रहे। और इस प्रकार ये खेती 2 महीना में कटना शुरू हो जाता है। अतः ब्रोकली की उन्नतशील तरीके से रोपाई विधि पर जानकारी के लिए आमंत्रित किया है विषय विशेषज्ञ डॉक्टर बीरेंद्र सिंह को। ब्रोकली, जिसे सामान्य भाषा में हरी गोभी भी कहा जाता है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयुक्त सब्जी है। किसान भाइयों, अगर इससे उगाकर आप लाभ कमाना चाहते हैं तो ये बहुत उपयुक्त सब्जी है, जिसके द्वारा आप अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो ये ज़रूरी है जब पौधशाला आपकी तैयार हो जाए, फसल करीब आपकी जिसे पौध कहते हैं वो करीब आपकी 25 से 30 दिन की हो जाए, तब रोपाई के लिए इसको तैयार समझें। खेत में रोपाई करने से पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लें। उसमें अगर गोबर की खाद उपलब्ध है तो गोबर की खाद को डाल लें। अगर वर्मी कंपोस्ट खाद उपलब्ध है तो वर्मी कंपोस्ट की खाद को भी डाल सकते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की करीब 120, 100 और 80 किलोग्राम के हिसाब से आप खेत में डालने के बाद तैयारी अच्छी तरह से कर लें, मिक्स कर लें जिसे। इसके अलावा भूमि में बोरान की कमी होती है तो ब्रोकली की उपज कम होती है। तो बोरान की अगर कमी आपके भूमि में है तो उसके लिए आप बोरान की कोई खाद इसमें डाल सकते हैं, जो कि बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है। तैयार पौधों को आप शाम के समय जब भी करीब 4 या 5 बजे के आसपास इसकी रोपाई करें, क्योंकि उस समय मौसम थोड़ा ठंडा होता है, धूप नहीं होती है। अगर धूप में आप इसकी रोपाई करते हैं तो पौध जो है जल्दी मर जाते हैं। तो कभी भी आप किसी भी सब्जी की पौध की रोपाई करें तो शाम के समय करें। इसी तरह से ब्रोकली की भी आपको जो रोपाई करनी है वो शाम के समय करनी है। पौध से पौध की दूरी 50 से 50 सेंटीमीटर होती है, यानी पौध से पौध की दूरी 50 और जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जब भी आप रोपाई करते हैं ये विशेष ध्यान रखें कि खेत जो है पूरी तरह से समतल होना चाहिए। पौध लगाने के तुरंत बाद आपको उसमें पानी देना है और पानी इतना देना है कि वहाँ पे एक नमी बन जाए। बहुत ज़्यादा उसको आप तर मत कर दीजिए जिससे कि पौध मर जाए।
इस एक हल्की सिंचाई करनी है। अगर छोटे से क्षेत्र में है तो आप हजारे से कर सकते हैं, अगर थोड़ा बड़ा क्षेत्र है तो आप हल्का पानी उसमें चला सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सिंचाई के साधन आजकल उपलब्ध हैं जिसको हम ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। तो इनमें से किसी एक की सिंचाई विधि का आप उपयोग कर सकते हैं, उसके द्वारा आप सिंचाई करें। और जब पौध आपकी पूरी तरह से स्थापित हो जाती है खेत में, उसके बाद इसमें निराई गुड़ाई समय समय पे करते रहें। खरपतवार निकलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो ये ब्रोकली की पौध है वो खरपतवार के द्वारा अगर दबा दी जाती है तो उसमें जो उपज है वो कम होती है। तो समय समय पर इसमें जो है निराई गुड़ाई भी करते रहें। इसके अलावा थोड़ा सा जब पत्तियां आ जाती हैं, 3-4 पत्तियां, उस समय अगर कोई काटने वाला कीड़ा लगता है तो बाज़ार में बहुत सारे रसायन उपलब्ध हैं जिसको आप उपयोग करके ये जो कीड़े हैं जो पत्तियों को काटते हैं उसका नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ कीड़े इस तरह से लगते हैं जिसको हम माहू कहते हैं, उसके लिए दवा उपलब्ध है जिसको इमिडाक्लोरोपिड के नाम से जाना जाता है। इसकी करीब 3 ml मात्रा 10 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करें तो ये माहू जो है वो नियंत्रित हो जाता है। इसके अलावा इसमें जो बीमारियां लगती हैं जिसमें अल्टरनेरिया है वो आप कर सकते हैं और उसके लिए डाइथेनम 45 का छिड़काव किया जा सकता है। बाकी इसमें बहुत सारी बीमारियां और कीड़ों का प्रकोप नहीं होता है। ये एक ऐसी फसल है जिसमें कि आसानी से आप इसके उपज को ले सकते हैं। अच्छी देखभाल करके आप अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। अन्नदाता कार्यक्रम में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली कड़ी की ओर। खेती में बढ़ते रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से घटती जमीन की उर्वरा शक्ति मनुष्य के शरीर पर घातक प्रभाव के कारण आज के समय में जैविक खाद पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिसमें सबसे पहला नाम वर्मी कंपोस्ट का आता है। तो क्या है वर्मी कंपोस्ट, कैसे करें तैयार तथा क्या इसके लाभ हैं, ये सब जानकारी देखिए इस कड़ी में। कृषि में सघन फसल प्रणाली अपनाने के कारण मृदा की उर्वरा शक्ति का दिन प्रतिदिन ह्रास हो रहा है, जिस कारण फसलों का उत्पादन अब स्थिर सा हो गया है। ऐसे में किसान इस समस्या का समाधान कैसे करें? तो किसान भाइयों, इसका सीधा एवं सरल उपाय है कि आप रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खादों का प्रयोग करें, जिसमें केचुआ निर्मित खाद का प्रमुख स्थान है, जो किसानों के बीच काफी लोकप्रिय भी होता जा रहा है। प्रदेश के अनेक किसान वर्मी कंपोस्ट तैयार भी करते हैं। आइए मिलते हैं गांव मोरवा, जिला समस्तीपुर के एक कृषक विकास कुमार से, जो कि वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त प्रजाति इसिनिया फोइटिडा है। इनका शरीर 4 से 5 इंच लंबा तथा इनके शरीर का वजन 0.5 mm से 1.5 ग्राम तक होता है। रंग लालिमा लिए बैंगनी रंग का होता है। ये गोबर तथा कार्बनिक पदार्थ के अवशेषों को खाते हैं, जबकि ये मिट्टी पसंद नहीं करते। गोबर एवं कार्बनिक अवशेष। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कम से कम 20 दिन पुराना गोबर गैस से निकली सलरी, बची हुई साग सब्जियां, घास फूस एवं आस पड़ोस के जलाशय से प्राप्त जलकुंभी के अवशेष आदि को लिया जा सकता है। पानी। केचुआ नमी में ज़्यादा वृद्धि करते हैं, इसलिए आवश्यक है कि उन्हें पानी की पर्याप्त मात्रा मिले। एक 3 से 10 वर्ग फीट के टैंक के लिए प्रतिदिन 10 से 15 लीटर पानी की आवश्यकता हो। इसके लिए मुख्यतः 2 विधि का प्रयोग किया जाता है, एक है टैंक विधि और दूसरी है सतही विधि। टैंक विधि से वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार करें, ध्यान देंगे। सर्वप्रथम उपयुक्त स्थान पर छप्पर आदि बना लेने के बाद इसके छाया में 3 से 3 फीट चौड़ाई और 2.5 फुट ऊंचा और 10 फीट लंबा टैंक का निर्माण करेंगे। टैंक या हौद का तल पक्का कर लें तो यह ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे केंचुए ज़मीन में ना जा सकें। एक छप्पर अथवा शेड के नीचे बनाए जाने वाले टैंक की संख्या 1 से अधिक हो सकती है। इस गोबर पर प्रति टैंक 5000 केचुए या 5 किलो केचुए डाल देंगे। अब इस ढेर को जूट के बोरे से ढक देंगे
और इस पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करते रहें। वायु का संचार ठीक से होने के लिए समय समय पर कचरे एवं गोबर को एक दिन भींचकर पंजे से हटाते रहें। टैंक में सदा अंधेरा रहना चाहिए क्योंकि कछुए अंधेरे में ही ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। ऊपरी सतह पर 30 से 45 दिनों के बाद चाय की पत्ती के समान केंचुओं द्वारा विसर्जित कास्टिंग दिखाई देने लगती है। इस तरह और 30 से 35 से 40 दिनों यानी 70 से 80 दिनों के उपरांत सारा कास्टिंग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब 3-4 दिनों तक पानी का छिड़काव बंद कर देंगे तथा तैयार वर्मी कंपोस्ट को टैंक से बाहर निकालकर छायादार स्थान पर पॉलीथीन शीट पर रख देंगे और उसका ढेर लगा देंगे। अतः इनको वर्मी कंपोस्ट बनाने की सही विधि की जानकारी न होने से अधिक एवं अच्छी गुणवत्ता युक्त खाद की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो किसान भाइयों, आपके सामने ऐसी समस्या नहीं आए और आप अच्छी वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकें, इस बारे में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया एक विषय विशेषज्ञ से। तो उन्होंने क्या जानकारी दी, इस कार्यक्रम की प्रस्तुति के माध्यम से। कंपोस्ट केंचुओं के द्वारा बनाया जाता है। यह पेड़ पौधों की पत्तियां, वेस्ट मटेरियल, कूड़ा कचरा करकट जो भी मटेरियल उपलब्ध है उन सब से तैयार किया जा सकता है। उससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और अधिक खेती में लगातार उत्पादन ले सकते हैं। जिससे किसान भाइयों से सलाह दी जाती है कि अपने खेती के लिए, फसलों के लिए, सब्जियों के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाकर उसका उपयोग करना चाहिए। हमारी यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से यहाँ के लिए 2 बेहतरीन किस्में हैं, आइसोनिया फिटिडा और यूडिलस यूजनी। ये दोनों ही प्रकार के केंचुए 60 से 75 दिन में खाद बनाते हैं और खाद जो बनता है चाय की पत्ती जैसा होता है और उसकी ताकत गोबर की खाद से 3 गुना ज़्यादा होती है। बनाने के लिए सर्वप्रथम इसकी लंबाई क्यारी की 20 फीट, चौड़ाई 3 फीट और ऊंचाई 1.5 फीट। लंबाई चौड़ाई कम ज़्यादा की जा सकती है लेकिन इसकी ऊंचाई 1.5 फीट से ज़्यादा ना हो, क्योंकि ज़्यादा ऊंचा होगा तो ये इसका वर्मी खाद नहीं बना पाएंगे, क्योंकि केंचुओं की जो मूवमेंट करने की क्षमता है वो 1.5 फीट ही है। अब सर्वप्रथम ढांचा जब बन गया उसमें सबसे पहले 3 इंच जो कचरा हमारे पास में उपलब्ध है 3 इंच की परत लगा के पानी से उसको गीला कर देते हैं। उसके बाद 3 इंच इसमें ताज़ा गोबर 10-15 पुराना उसके डालने के बाद पानी का छिड़काव कर देते हैं। 1 स्क्वायर मीटर में 500 केंचुए यानी आधा किलो। ये पूरा आपका 6 स्क्वायर मीटर है, इसके लिए 3000 केंचुए यानी 3 किलो केंचुए की आवश्यकता होगी। इसको खाद बनाने के लिए एक परात के अंदर उसको लेके जैसे बीज छिड़कते हैं उससे छिड़काव करने के बाद पानी का छिड़काव देंगे। जो ही छिड़काव देंगे केंचुए वो कचरे और गोबर के अंदर नीचे मूवमेंट कर जाएंगे। उसके बाद ऊपर का जो 1 फीट का आपका हिस्सा बचा है उस हिस्से में 2 हिस्सा कचरा और 1 हिस्सा गोबर को बाहर ठंडा करके कचरे मिक्स करें और उसको भर दें। भरने के बाद हमेशा दिन में 1 बार उसमें पानी देना है। पानी का छिड़काव करने के बाद अपने उंगली डाल के देखें, गोबर जब ठंडा हो गया है तो इसमें फिर केंचुए छोड़ने हैं। इतना अधिक पानी भी नहीं दे के वो क्यारी से बेग के बाहर निकले, लेकिन इतना पानी दें उसमें नमी बनी रहे। 3-4 दिन बाद आपकी उस क्यारी के अंदर अपने को लकड़ी डाल के देखना है। अगर लकड़ी आराम से जा रही है इसका मतलब केंचुए आपके बराबर काम कर रहे हैं। लकड़ी जाने में कोई दिक्कत है इसका मतलब खाद आपका जम गया है या बंद गया है, तो उसको पंजा लेके ढीला कर दीजिए। ढीला करने के बाद हमेशा उसमें पानी देते रहें। 2 महीने बाद आप देखेंगे ऊपर चाय की पत्ती जैसा बन गया है, इसका मतलब आपका खाद बन के तैयार है। उसमें आप उसमें पानी देना जो ही बंद करेंगे ऊपर की परत सूखेगी, केंचुए नीचे मूवमेंट कर जाएंगे। तो आपको 3 इंच की परत हटाई, फिर 1 परत हटाई, 2 परत हटाई, 3 यानी 5 परत को हटानी है, यानी 1.25 फीट तक हटाना। आखिरी परत को नहीं हटानी क्योंकि केंचुए 2.5 महीने में 6 से 8 गुना बढ़ जाते हैं अगर पानी आपका मीठा है तो। अगर पानी आपका खारा है, मोटा है तो 3 से 4 गुना बढ़ जाएंगे। अब आपके पास में इतना मटेरियल तैयार हो गया कि इस एक क्यारी से आप 4-5 क्यारी भी बना सकते हैं। अगर आप नहीं चाहें तो उसी क्यारी के अंदर अब डायरेक्ट गोबर नहीं डाल के, गोबर को बाहर ठंडा करके कचरे मिक्स करके, और कचरा है आपके पास उस कचरे से कंचन बना सकते हैं और आपकी खेती की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। बनाने के लिए कई तरह की विधियां अपन काम में ले सकते हैं। इसको आप ट्रेंच के अंदर बना सकते हैं, आप खाली ईंटों से इसको आप बना सकते हैं। जैसा ये बनाया हुआ है आप देख रहे हैं, ये खाली ईंटों का बना हुआ है, केवल ईंटें, खाली ईंटें लगाई हुई है। आप इसको सीमेंटेड पक्का कर सकते हैं, लेकिन जो सीमेंटेड और ये पक्का जो बनाएंगे उसकी कीमत बढ़ जाएगी। कीमत को कम करने के लिए किसानों के हिसाब से ध्यान रखते हुए इस टेक्नोलॉजी की कीमत को कम करने के लिए ये किसानों के हिसाब से ही बनाया हुआ है, जो पेड़ की छाया के अंदर। राष्ट्रीय बागवानी मिशन में भारत सरकार की तरफ से एक योजना है जिसके अंदर टीन सेट बना के 10 बेड बनाई जाती है और उसमें लगभग 60,000 का खर्चा आता है। 30,000 रुपये का भारत सरकार की तरफ से उसमें अनुदान उपलब्ध है, जिसके लिए 10 ट्रेंच उसको बनानी पड़ेगी। वो कॉमर्शियल स्तर पर है, अपने उपयोग के लिए किसान अपने खेत पे अपने पेड़ों की छाया के अंदर किसी के अंदर भी इसको कर सकता है। इसकी लागत कम आती है और
टेक्नोलॉजी को अडोप्शन करने में उसको कोई दिक्कत ना आए, इसलिए वो किसान के हिसाब से ये बनाया हुआ है। 2 चीज़ें ज़रूरी है इसके लिए, छाया और पानी। यानी छाया, आप पेड़ की छाया रख सकते हैं, आप छप्पर बना सकते हैं, केलू पोस्ट लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ की छाया ज़रूरी। अंधेरा प्रिय है क्योंकि अंधेरे के अंदर ये 20 से 22 घंटे तक खाते रहते हैं, 2-2.5 घंटा ही आराम करते हैं। दूसरा, पानी इसके लिए 40 से 50 लीटर पानी प्रति बेड के लिए प्रतिदिन इसको चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। ग्राम पंजवार, जिला सीवान के कृषक धर्मेंद्र कुमार, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से गेहूं की फसल में शस्य क्रियाओं के बारे में जानकारी चाहिए है। तो धर्मेंद्र कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंक। आप जानते हैं कि असिंचित दशा में गेहूं की बुआई भी एक बिहार में अच्छा स्थान रखता है। अब बुआई के बाद क्या क्या सावधानी बरती जाए जिससे कि असिंचित दशा में गेहूं की अधिक से अधिक पैदावार ली जाए। पहली जो सावधानी है कि गेहूं की खेत में खरपतवार नहीं होने दें। खरपतवार को नाश करने के लिए, समाप्त करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है हैंड वीडिंग, हाथ से निकाई कर दें। दूसरी जो इसमें सावधानी आती है यूरिया का उपरिवेशन। देखा जाता है कि मकर संक्रांति के आसपास सामान्यतः वर्षा हो जाती है। यदि बारिश होती है तो उस दशा में 20 किलो नेत्रजन यूरिया के रूप में प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन कर दें, यानी खड़ी फसल में उसकी छिटाई कर दें। जिन किसान भाइयों ने कम सिंचाई वाली गेहूं की बुआई की है और अगर उनके पास एक सिंचाई की उपलब्धता है तो वे पहली सिंचाई 25 से 30 दिन में करें तो हम अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास दूसरी सिंचाई भी उपलब्ध हो तो उसे 75 से 80 दिन में करना चाहिए। अब बात करते हैं उन किसान भाइयों के लिए जिनके पास 3 सिंचाई उपलब्ध है, तो उन्हें पहली सिंचाई उगने के 20 दिन बाद करना है, दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन में करना है, तीसरी सिंचाई 75 से 80 दिन में करना चाहिए। आइए बात करते हैं उन किसान भाइयों के लिए जिनके पास 4 सिंचाइयां उपलब्ध हैं, तो उन्हें पहली सिंचाई 20 दिन में, दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन में, तीसरी सिंचाई 75 से 80 दिन में और चौथी सिंचाई 90 से 100 दिन में करना चाहिए। आज के इस वैज्ञानिक युग में सिंचाई जल की एक एक बूंद के भरपूर उपयोग हेतु कृषि विशेषज्ञ किसान भाइयों को बौछारी विधि अपनाने की सलाह भी देते हैं, क्योंकि इस विधि के उपयोग से 30 से 35% जल की बचत के साथ साथ लगभग 70 से 75% ऊर्जा की बचत भी होती है। परंतु किसान भाइयों, जब गेहूं की फसल पुष्पन की अवस्था पर हो तब बौछारी विधि का प्रयोग न करें, क्योंकि फसल की इस अवस्था में पानी की बौछार से फूल झड़ जाते हैं, जिससे उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर से इसी समय पर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए पूरी अन्नदाता टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।